एक गांव में राजू और निशा नाम के पति पत्नी अपने बेटे छोटू के साथ रहते थे। एक दिन निशा का मन फिल्म देखने को करता है और वो राजू को इसके बारे में बताती है। अरे राजू, नई फिल्म लगी है थिएटर में, बड़ी ही अच्छी लव स्टोरी है। कल ही मेरी सहेली पूजा उसे देख कर आई है, क्यों ना हम भी देखने चले। वाह 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 डार्लिंग, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। लेकिन वो भूत की लव स्टोरी है, तुम्हें मजा तो आएगा ना? क्योंकि पिछली बार तुमने भूत की फिल्म देखी थी तो 3 दिन तक मुझे अपने ऑफिस की छुट्टी लेकर घर पर ही रहना पड़ गया था। चलो जी, अब ज्यादा दांत मत दिखाओ और जाकर टिकट ले आओ, नहीं तो आज का खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। इसके बाद राजू अपने काम पर चला जाता है और फिल्म की टिकटें बुक करा देता है और शाम को अपने घर जल्दी पहुंच जाता है। प्रीतम, टिकटें मिल गई हैं, वो भी कॉर्नर वाली, वो भी नाइट शो है। आज मजे करेंगे खूब सारा। नाइट शो? लेकिन रात की टिकट क्यों ली? क्या तुम्हें पता नहीं उस रास्ते में चुड़ैल का साया और रात में वहां से कोई आता जाता नहीं? तुम सही हो निशा डार्लिंग, फिल्म भी आज ही देखनी है और रात में डरना भी है। अरे चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, तुम तो फालतू में लोगों की सुनी सुनाई बातों से डरती हो। उसके बाद रात में राजू और निशा छोटू को लेकर फिल्म देखकर बाइक पर वापस लौट रहे होते हैं। तभी राजू बोलता है, देखो अब तो थोड़ी ही दूर रह गया, अपना घर कहाँ है तुम्हारी चुड़ैल? मैं ना कहता था कि कोई चुड़ैल नहीं होती है, हाँ? तुम औरतें भी ना। तभी राजू की बाइक एकदम से झटके मारकर वहीं रुक जाती है। इस बात पर निशा को गुस्सा आ जाता है। ये आदमी ना मेरी बात नहीं मानता, देखा रुक गई ना बाइक और उड़ा ले मजाक, बेवकूफ कहीं का। अरे क्या तुम भी निशा, गुस्सा तो ऐसे कर रही हो जैसे मैंने बाइक खराब कर दी है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां एक गाड़ी आती है और रुकती है। उस गाड़ी में एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी होती है। गाड़ी रुकते ही राजू उस गाड़ी के पास जाता है और उस औरत से बोलता है, अरे मैडम जी, हमारी बाइक खराब हो गई है और इतनी रात में हमें कोई मदद भी नहीं मिलेगी, क्या आप हमें लिफ्ट देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रास्ते में फंसे लोगों की मदद करना तो हर आदमी का कर्तव्य है, क्यों नहीं, आप तीनों गाड़ी में बैठ जाओ। फिर राजू और निशा छोटू को लेकर गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं। निशा भी औरत का धन्यवाद करती है और बोलती है, धन्यवाद मैडम लिफ्ट देने के लिए, मुझे लगा कि कहीं ये रात इस जंगल में ना काटनी पड़ जाए। वैसे भी इतनी रात हो चुकी है और सुना है ये रास्ता भी बहुत खतरनाक है और चुड़ैल भी है यहाँ। तभी राजू बोलता है, निशा, मैंने कहा था ना कि ये अंधविश्वासी बातें ना किया करो, कोई चुड़ैल नहीं होती। राजू की इस बात पर औरत एकदम से गाड़ी रोक देती है और बोलती है, राजू, तुम्हें अपनी बीवी की बात पर यकीन करना चाहिए और थोड़ा डरना भी चाहिए, चुड़ैलें होती हैं। क्या मैडम जी, आप भी ना चुड़ैल नहीं होती हैं, आप भी इसी की बहन है लगता है। तभी वो औरत चुड़ैल बन जाती है और राजू की तरफ घूमती है। दांत दिखाना बंद कर, बोला था ना कि चुड़ैलें होती हैं, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब क्या बोलेगा हैं? ऐसा कहकर चुड़ैल बंद गाड़ी के अंदर ही राजू की गर्दन पकड़ लेती है। चुड़ैल जी, मेरे पति को माफ कर दो, ये तो बेवकूफ है, मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। निशा, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात कभी वापस नहीं आते। ऐसा कहकर चुड़ैल राजू की गर्दन तोड़ देती है। राजू वहीं मर जाता है। ये देख निशा चुड़ैल को अपने हाथों से मारने लगती है। नास मिटी चुड़ैल, तूने ये क्या किया? ये मेरे पति हैं, इनकी जान ले ली। तेरे पति को ही मुझसे मिलना था, सो मैं आ गई। अब तू भी जा उसी के पास। ऐसा कहकर चुड़ैल निशा को भी मार डालती है।
तभी उसकी नजर छोटू पर पड़ती है। ये तो बच गया। लेकिन जाने क्यों इसे मारने का मन नहीं कर रहा। क्या करूं? इसका मासूम चेहरा देखकर मारा नहीं जा रहा। ऐसा कहकर चुड़ैल गाड़ी से उतरती है और छोटू को गोदी में लेकर चली जाती है। इधर गांव वालों को अगले दिन राजू और निशा की लाशें उसी रास्ते पर पड़ी मिलती हैं। अरे ये लाश तो अपने गांव के रजुआ की है और दूसरी तो उसकी बीवी की है, लेकिन कौन मारा इनको इस तरह से? अरे कौन मारा होगा? वही चुड़ैल मारी होगी, और कौन मारेगा? लेकिन इन दोनों के एक ठो बेटा भी था, वो कहाँ गया? अरे गया होगा कहीं भाई, मार के खा गई होगी डायन। हम तो कहा थे ये रास्ता बंद कर दो, नहीं तो किसी और का भी पूरा घर खा जाएगी ये दुष्ट चुड़ैल। फिर गांव वाले उस रास्ते को दोनों तरफ से बंद कर देते हैं, जिसके कारण उस जंगल और रास्ते पर कोई नहीं जा पाता। उधर चुड़ैल भी छोटू का अपने बच्चे की तरह ध्यान रखना शुरू कर देती है और जंगल में घर बनाकर रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और छोटू भी बड़ा होने लगता है। एक दिन चुड़ैल छोटू से बोलती है, छोटू बेटा, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम्हारा इतना ध्यान रखती हूँ, लेकिन तुम मुझसे बहुत कम बात करते हो। क्या बात है? क्या तुम्हें अपनी माँ पसंद नहीं है? इस बात पर छोटू पहले तो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बोलता है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुमसे क्या बोलूं, रोज तो मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, इसलिए मैं क्या बात करूं। कोई बात भी तो नहीं है करने के लिए। मैं अकेला ऊब जाता हूँ जंगल में, मुझे भी दुनिया देखनी है, लेकिन आप मुझे जाने नहीं देती, न जाने क्यों। बेटा, मैं नहीं चाहती कि कोई तुझे मुझसे छीन ले, बस इसीलिए मैं तुझे कहीं नहीं जाने देती। लेकिन तुझे जाना है तो जा, लेकिन किसी से ना कहना कि तू जंगल से आया है और वहां रहता है। इसके बाद छोटू रोज सुबह जंगल से जाता और रोज रात को वापस लौट आता। वो दिन भर इधर उधर घूमता, लोगों से मिलता और उनसे सब चीजें जानता और चुड़ैल को भी बताता। फिर जब एक रात चुड़ैल सो रही होती है, छोटू उठता है और उसकी चारपाई की तरफ बढ़ता है और एकदम से छोटू मंत्रों का जाप करने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं। मंत्रों का जाप सुनकर चुड़ैल जाग उठती है। ये क्या कर रहा है छोटू? ये सब क्या? लेकिन छोटू उसकी बात नहीं सुनता और मंत्र पढ़ता रहता है। तभी वो चुड़ैल के ऊपर धागा फेंकता है। चुड़ैल उस धागे से बंध जाती है। ये क्या है छोटू? ये तूने मुझे किस चीज से बांध दिया? मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। ये सब तेरे कर्म है मेरी चुड़ैल माँ। चुड़ैल माँ? ये सब क्या है छोटू? जल्दी से खोल मुझे, मैं तेरी माँ हूँ। मेरी माँ? मेरी माँ को तो तूने मार डाला था मेरी आंखों के आगे। तूने क्या सोचा मैं सब भूल गया? लेकिन बेटे, मैंने तो तुझे अपने बेटे की तरह प्यार दिया है। एक माँ से उसके बेटे को छीनकर माँ बनने चली हो? मुझे तो बस एक मौका चाहिए था यहाँ से निकलने का और मंत्र सीखने का। वो मैं सीख गया हूँ अपने गांव के पुजारी से। सही कहा है इंसान के बच्चे, तू भी और इंसानों की तरह दोगला निकला, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे भी तेरे माँ बाप के पास भेज दूंगी। तभी वहाँ गांव के पुजारी पहुँच जाते हैं। दुष्ट चुड़ैल, किसी और के संसार को उजाड़ कर तू अपना संसार नहीं बना सकती। बेटा ले, इस पर गंगा जल छिड़क दे। चुड़ैल माँ, ये समझ लो कि तुमने मुझे पाला है, तो मैं भी बदले में तुम्हें चुड़ैल के जीवन से मुक्ति दिला रहा हूँ। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। ऐसा बोलकर छोटू चुड़ैल पर गंगा जल छिटक देता है और चुड़ैल मुक्त हो जाती है। एक बार एक ट्रेन गोवा जाने के लिए निकली।
ट्रेन में बैठे यात्री बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें गोवा घूमने का मौका मिल रहा था। उसी ट्रेन में प्रदीप और रवि नाम के 2 दोस्त भी सफर कर रहे थे। रवि थोड़ा मनचला था और ट्रेन में बैठी लड़कियों और औरतों को घूरे जा रहा था। ये देख प्रदीप रवि से बोलता है, अरे रवि, ये तू क्या लड़कियों को भूखे भेड़ियों की तरह से देखे जा रहा है? चुपचाप बैठ जा, नहीं तो हम लोग बहुत मार खाएंगे। तू भी बहुत डरता है मेरी जवानी के झटके। अबे लड़कियां नहीं देखेगा तो भाई क्या लड़के देखेगा? हाँ, तेरा सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? रवि की बात सुनकर प्रदीप भी चुपचाप बैठ जाता है। अगले किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और ट्रेन में 3 बहुत ही सुंदर लड़कियां चढ़ती हैं और रवि और प्रदीप के सामने आकर बैठ जाती हैं। लड़कियों को देखकर रवि के अंदर का मनचलापन जाग जाता है और वो उन्हें देखने लगता है। ये देख उनमें से एक लड़की रवि से बोलती है, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? आपने आज से पहले कभी सुंदर लड़कियां नहीं देखी क्या? पहली लड़की की बात सुनकर दूसरी लड़की, जिसका नाम पूनम होता है, वो बोलती है, गए। अरे कामिनी बहन, आप पर लाइन मार रहे हैं दोनों लगता है। उन दोनों की बात सुनकर प्रदीप शर्मा जाता है और बोलता है, नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। आपको कोई नहीं घूर रहा, आपको गलत फहमी हुई है। नहीं नहीं, मैं तो आप तीनों हैं ही इतनी अच्छी और सुंदर, भला कोई देखे बिना कैसे रह सकता है आपको? रवि की बात सुनकर तीनों हंसने लगती हैं। तभी वहाँ एक टिकट चेकर आता है और सबको टिकट दिखाने के लिए कहता है। रवि और प्रदीप अपनी टिकट दिखा देते हैं, लेकिन उन लड़कियों के पास टिकट नहीं होती और वो उससे बहस करने लगती है। ये देख टीटी बोलता है, तुम तीनों अगले स्टेशन पर उतर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मारकर उतार दूंगा। टीटी की बात सुनकर एक लड़की को गुस्सा आता है और वो चुड़ैल बन जाती है और टीटी को पकड़कर बोलती है, तू हमें धक्का मारेगा? चल, हम तीनों तुझे थोड़ी बाहर की ठंडी हवा लगवाती हैं। ऐसा कहकर चुड़ैलें टीटी को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देती हैं। ये सब देखकर रवि और प्रदीप दोनों बहुत डर जाते हैं। प्रदीप रवि से कहता है, और ताड़ ले लड़कियों को, मैंने कहा था ना चुपचाप बैठ। बेटा, तेरी वजह से लगता है अगला नंबर अब अपना ही है। अरे यार, मुझे क्या पता था कि गोवा की ट्रेन में भूतनियां भी चढ़ती हैं। नहीं तो मैं अपनी आंखों में पट्टी बांध लेता। अब तू गुस्सा मत कर मुझ पर, मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ। रवि और प्रदीप बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक चुड़ैल उनके पास आती है और बोलती है, तुम दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, लेकिन अगर तुमने ज्यादा समझदार बनने की कोशिश की तो तुम गए, समझे? अब चलो चुपचाप बैठो। ऐसा कहकर वो तीनों चुड़ैलें वहाँ से आगे दूसरे डिब्बों की तरफ चली जाती है। रवि और प्रदीप डर के मारे वहीं चुपचाप बैठे रहते हैं। काफी देर हो जाती है, लेकिन चुड़ैलें वापस नहीं आती। ये देख प्रदीप रवि से कहता है, रवि, लगता है चुड़ैलें यहाँ से चली गई हैं। हमें अपनी सीट से बाहर निकलकर देखना चाहिए। भाई, मेरी हिम्मत तो है नहीं, मैं नहीं उठ सकता अपनी सीट से। तुझे देखना है तो तू देख चुड़ैल क्या कर रही है। रवि के मना करने पर प्रदीप अकेले ही ट्रेन में घूमने लगता है। वो जहाँ भी जाता मरे हुए लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। प्रदीप ये सब देखकर बोलता है, इन दुष्ट चुड़ैलों ने लगता है पूरी ट्रेन को ही मार डाला है। अब ये हमें भी नहीं छोड़ेंगी, मुझे रवि को बताना होगा। ऐसा कहकर प्रदीप वापस रवि की ओर चलने लगता है, लेकिन तभी उसके आगे वो तीनों चुड़ैलें आकर खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं, मैं तो तुझे बहुत समझदार समझ रही थी लड़के, लेकिन तू तो बेवकूफ निकला। मेरे मना करने के बावजूद तू अपनी सीट से बाहर आ गया। अब तो तुझे भी मरना पड़ेगा। लेकिन ना जाने प्रदीप में कहां से हिम्मत आ जाती है और वो चुड़ैलों से बोलता है, चुड़ैलों, मैं तुमसे नहीं डरता, मुझे तो बस मेरे दोस्त रवि की चिंता है, नहीं तो अब तक मैं तुम तीनों को सबक सिखा चुका होता। प्रदीप की बात सुनकर बाकी दोनों चुड़ैलों को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, अरे बहनों, इस बेवकूफ पर हम अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हैं? इसे तो मार डालना चाहिए। बहुत बोलता है ये, ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन में खड़ा है और हम बेवकूफ। पहली चुड़ैल की बात सुनकर दूसरी चुड़ैल बोलती है, बात तो सही है तुम्हारी बहन, मार तो मैं कब का देती इसे, लेकिन मैं इससे प्यार करने लगी थी, लेकिन इसने तुम दोनों की बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। अब तुम्हारी मर्जी, इसे मारना है तो मार दो,
दूसरी चुड़ैल की बात सुनकर बाकी दोनों चुड़ैलें प्रदीप की तरफ बढ़ती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। ये देख दूसरी चुड़ैल बोलती है, अरे बहनों, मैंने कहा ना मैं इससे प्यार करती हूँ, इसे ऐसे मेरे सामने मत मारो, मुझे दुख होगा। दूसरी चुड़ैल की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, अच्छा ठीक है बहन, तुम्हारे प्रियतम को यहाँ नहीं मारेंगे, लेकिन एक काम तो कर ही सकते हैं, इसे नीचे फेंक देती है, अपने आप ही मारा जाएगा। ऐसा कहकर दोनों चुड़ैलें प्रदीप को ट्रेन से नीचे फेंक देती हैं। प्रदीप भी डर के मारे बेहोश हो जाता है, लेकिन शायद प्रदीप की किस्मत अच्छी थी, वो ट्रेन से नीचे सीधा नदी में गिरता है। वहाँ कुछ जलपरियां खेल रही होती हैं। अरे बहन देखो, नदी में कोई इंसान गिरा है, चलो चलकर देखते हैं। पहली जलपरी की बात सुनकर दूसरी जलपरी, जिसका नाम रानी होता है, बोलती है, ना रूपा बहन, मेरी बात मानो तो मत जाओ, ये इंसान बहुत तेज होते हैं, हमें फंसा सकते हैं। उन दोनों की बात सुनकर तीसरी जलपरी, जिसका नाम रूपमती होता है, कहती है, तुम दोनों चुप करो, हमें चलकर देखना चाहिए ये कौन है जो इतनी रात को नदी में गिरा है, हो सकता है इसे हमारी मदद की जरूरत हो। फिर रूपमती के कहने पर तीनों जलपरियां बेहोश प्रदीप को नदी से बाहर नदी के किनारे ले जाती हैं। थोड़ी देर में प्रदीप को होश आता है, वो जलपरियों को देखकर हैरान रह जाता है। उसे ऐसे देख रूपमती बोलती है, तुम हैरान मत हो इंसान, हम जलपरियां हैं, इस नदी में नहाने आई थी, तुम ऊपर पुल से नीचे गिरे थे। रूपमती की बात सुनकर प्रदीप को होश आ जाता है और वो बोलता है, आप तीनों का मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा दोस्त रवि खतरे में है, वो उस खूनी ट्रेन के अंदर फंस गया है। प्रदीप की बात सुनकर रूपा कहती है, खूनी ट्रेन, ये क्या भला है, हमें पूरी बात बताओ। फिर रूपा के कहने पर प्रदीप तीनों जलपरियों को ट्रेन में उनके साथ हुई पूरी घटना बताता है। प्रदीप की बात सुनकर रानी कहती है, ये जरूर वही तीनों चुड़ैलें होंगी जिन्हें हमने अभी अपने परिलोक से भगाया था, ये तीनों इंसानों के बीच आकर भी नहीं सुधरी हैं। रानी की बात सुनकर प्रदीप बोलता है, आप तीनों बहुत ताकतवर लगती है, मेरे दोस्त की जान बचा लीजिए, नहीं तो वो चुड़ैलें उसे मार डालेंगी और ना जाने कितने इंसानों की जान ले लेंगी। तुम चिंता मत करो, अगर अब तक तुम्हारा दोस्त जिंदा है तो उसे कुछ नहीं होगा। ये ट्रेन आगे घूमकर एक दूसरे पुल पर इसी नदी से गुजरती है, हम उस ट्रेन को वहीं पकड़ लेंगे। ऐसा कहकर तीनों चुड़ैलें प्रदीप को लेकर नदी में तैरने लगती हैं और कुछ ही देर में ट्रेन से पहले दूसरे पुल के पास पहुंच जाती हैं। देखा प्रदीप, हम उस ट्रेन से पहले यहाँ पहुंच गए, अब आने दो जरा उस ट्रेन को। तभी वहाँ उन्हें कुछ दूर से ट्रेन दिखाई देती है। तीनों जलपरियों के हाथ से रोशनी निकलती है और ट्रेन पर पड़ती है। ट्रेन वहीं रुक जाती है और फिर वो चारों ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। अंदर चारों तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। हे भगवान, इन चुड़ैलों ने लगता है पूरी ट्रेन की जान ले ली, कितनी दुष्ट है। सही कह रही हो रूपमती बहन, ये तीनों तो सचमुच बहुत दुष्ट हैं। चलो इन्हें ढूंढकर मजा चखाएं। लेकिन तभी वहाँ वो तीनों चुड़ैलें आ जाती हैं और हंसते हुए कहती हैं, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम तीनों यहीं आ गई हैं, देखते हैं कौन किसको मजा चखाएगा। चुड़ैल को देखकर रानी बोलती है, लगता है तुम तीनों अपनी औकात भूल गई हो। पिछली बार तुम तीनों को परिलोक में जिंदा छोड़ दिया गया था, लेकिन वो हमारी गलती थी, इस वजह से इतने लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। क्या समझ रही हो जलपरियों हमें? अरे फायर हैं हम, समझे क्या? चुड़ैलों की बात सुनकर तीनों जलपरियों को गुस्सा आ जाता है और तीनों जलपरियों के हाथ से रोशनी निकलती है और चुड़ैलों पर पड़ती है। जैसे ही रोशनी चुड़ैलों पर पड़ती है वो तड़पने लगती है। हमें छोड़ दो, जाने दो, बहुत दर्द हो रहा है, जाने दो हमें। तूने क्या सोचा, पुष्पा तूने ही देखी है क्या? अरे हमने भी देखी है, और इस बार तुम तीनों को मारे बिना नहीं छोड़ूंगी। थोड़ी ही देर में तीनों चुड़ैलें जलकर भस्म हो जाती हैं। इतनी देर में प्रदीप भी रवि को ट्रेन में से ढूंढ लेता है। जलपरियों को देख रवि कहता है, यार कितनी सुंदर है ये तीनों, मेरा बस चले तो तीनों से शादी कर लूं। रवि की बात सुनकर वो सब हंसने